अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज करेंगे। तकरीब के इंतजाम मुकम्मल। मेगा इवेंट के लिए जना स्टेडियम को खूबसूरती से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म मशल जलाकर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव मुहिम शुरू करेंगे। तकरीब में 40,000 नौजवान शिरकत करेंगे। आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान समेत मुल्क के 25 रीजन्स में टैलेंट हंट और खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे। सियालकोट वाक़े पर पूरी कौम मुत्तहिद है। इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं, तमाम सियासी क़यादत इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह है। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए नौजवानों के पीछे खड़ी है। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव शानदार टैलेंट हंट प्रोग्राम है। खवातीन की 8 टीमें भी मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स ड्राइव के जरिए लाखों नौजवानों को मौके फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मुआविन खुसूसी उस्मान डार की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत आवाम को सेहत कार्ड देने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब है। सिंध में रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को लूटा गया। आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का उमरकोट में PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 10 दिसंबर को कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निजाम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर मंसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। लाहौर जिमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून अकेले ही भाग रही है। शाम को अकेले भागकर पहले नंबर पर आने के शादियाने बजाए जाएंगे। वोटर्स टर्न आउट बहुत ही कम होने से साफ पता चल रहा है कि जिस मैदान में तहरीक इंसाफ न हो वहां आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। जुर्रत व बहादुरी की दास्तान। निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 50वां यौम शहादत। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पूरी कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। DGI SPR। सानिया सियालकोट में मुलविस 13 मरकजी मुल्जिमान सियालकोट की अदालत में पेश। मुल्जिमान को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान को कल गुजरांवाला की दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर जुमे को सियालकोट वाक़े में मरकजी किरदार अदा करने के इल्जाम हैं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आतिश फिशां फटने से 13 अफराद हलाक, 90 जख्मी। आतिश फिशां फटने के बाद निकलने वाला धुआं 40,000 फुट की बुलंदी तक गया। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। और ढाका क्रिकेट टेस्ट का दूसरा रोज की बारिश की नजर। खराब मौसम की वजह से सिर्फ 6.2 ओवर्स का खेल मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन। बाबर आजम और अशर अली 52 रन के साथ नॉट आउट। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराबर रास्त। Even if it stops, it is going to further fade. So bad news here. Once again, the match. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए PTV.com.tk। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ آج ڈسکس کریں گے ہم جو لیٹسٹ اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ منی بجٹ کی آمد ہے، کیا اقدامات گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، بیکاز اٹس اے ٹف فائنینشیل سچویشن جس میں گورنمنٹ کو ٹیکس ریونیو بھی اکٹھا کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ IMF کی کنڈیشنلٹیز بھی ہیں،
और ये भी देखना है कि यहाँ पे ऐसे इकदाम ना उठाए जाएं कि जिससे आम आवाम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट आए. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी करना चाह रही है, दूसरी जानिब ये भी कोशिश कर रही है कि एक्सटर्नल इनफ्लोज आ जाएं, जिस तरह हमने देखा. सेकेंडली एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि सऊदी अरब की जाने से $3 अरब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में आ गए, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं. इसके ऊपर यहाँ से आपकी एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को बेहतर होना मुस्तकबिल में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसने आपके रिजर्व्स को सपोर्ट दिया, आपका इंपोर्ट कवर बेहतर हुआ, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका एक्सटर्नल अकाउंट दैट इज टू से आपका ट्रेड डेफिसिट को कम होना बहुत जरूरी है. आपके इनफ्लोज आना कंटिन्यूसली चाहिए. यहाँ से रेमिटेंसेस एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एक बड़ा कुशन देगी आपके एक्सटर्नल अकाउंट को, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट और जो ऑयल प्राइसेस हैं जो कि आपके ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाने में इसका अहम किरदार है, ऑयल प्राइसेस को नीचे आना बहुत जरूरी है. यहाँ हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे आई, बट उसका क्या इम्पैक्ट होगा, what should be the economic strategy. We have a very exclusive panel of guests today. ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए आपके साथ हम अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा मजहर अली नासिर साहब, जो कि फॉर्मर SVP हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक है और खास तौर पे इकोनॉमिक इशूज पे गहरी नजर रखते हैं, इंडस्ट्रियल इशूज पे इनकी कमांड है. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का. Then we have with us none other than बरकत लोन साहब, बरकतुल्लाह लोन, जो कि इकोनॉमिस्ट से खासतौर पे एनर्जी सेक्टर पे गहरी नजर रखते हैं. इनसे जानेंगे कि ओवरऑल एनर्जी डायनामिक्स कैसी हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि एक बार इकोनॉमी अब दोबारा बॉटम आउट हो रही है, एक छोटा साइकिल बॉटम आउट हो रहा है जहां पे एक्सटर्नल अकाउंट पीक आउट हो रहा है, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रही है और यहां से मजीद इनफ्लोज आ रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी की तरफ इशारा दे रहे हैं. यहां से ग्रोथ कैसी नजर आती है, विल हैव अ लुक एट दैट. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. सबसे पहले मजहर साहब, अगेन अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम यू, मिनी बजट को किस तरह देख रहे हैं आप, और मिनी बजट में ऑल तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, क्या क्या चीजें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हाउ आर दे व्यूइंग दैट? देखिए, मिनी बजट अगर आपको याद हो तो इस हुकूमत के पहले साल में भी आया था, और मिनी बजट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए अगले मेन बजट से पहले आप किन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं या इमीडिएट इसको रिस्पॉन्स की ज़रूरत है. तो ये मिनी बजट किन वजूहात की वजह से लाया गया, जब ये एक्चुअली प्रेजेंट होगा तो आपको सही तरह पता चलेगा कि इसमें क्या निकल के आता है. बज़ाहिर तौर पे जो पढ़ने में आया है और सुनने में आया है वो ये है कि इसके अंदर जो SRO के एग्जम्पशंस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे. अब देखने की बात यह है कि वो SRO के एग्जम्पशंस कौन से ख़त्म कर दिए जाएंगे. मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं करेगी कि रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा देगी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के ऊपर किसी भी किस्म के रॉ मटेरियल पे अगर ड्यूटी बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एंटी न सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी ऑलरेडी एक हॉट इकोनॉमी के अंदर. इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बात की है इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटी बढ़ाने की. मैं आपके पिछले प्रोग्राम में यही बात करता था कि हम इंपोर्टेड गाड़ियां भी लाते हैं लग्जरी की, फिर इंपोर्टेड ऑयल के साथ उनको इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं. तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज़ को, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को बढ़ाना चाहिए ताकि जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो उसका प्रीमियम दे और उसको डिस्करेज किया जाए. लेकिन एट द सेम टाइम इसका इम्पैक्ट लोकल इंडस्ट्री पे आना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फरहमी हासिल हो. जो सुनने में एक बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाना चाहती, मैं समझता हूँ कि ये एक देरपा या एक अच्छा प्रपोजल नहीं है, क्योंकि आपका मकसद ये ज़रूर है कि आप रेवेन्यू इंक्रीज करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपने इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक सोलर को ज़्यादा फरहमी देनी है, शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट और वो शिफ्ट डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप हर वक्त ये काम नहीं कर सकते कि एक दफ़ा आप सोलर पॉलिसी पे आएँ और उसके साथ ही आप इलेक्ट्रिक की गाड़ी की वैल्यू को बढ़ा दें. एक और बड़ा आर्गुमेंट देते हैं जनरली इकोनॉमिस्ट कि चूंकि ऑटोमोबाइल बहुत कम पोर्शन है आपके ओवरऑल इंपोर्ट बिल का, सो लेट्स नॉट लुक इनटू दैट. ये भी बड़ा आर्गुमेंट है. बट ये आर्गुमेंट तो है, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी जो ऑयल इंपोर्ट है
तो टोटल इम्पोर्ट के अंदर वो कितना परसेंटेज है, उसके साथ क्या चीजें रिलेटेड है। अभी रवा हमारी साल में 23 से 25% के दरमियान ही है। बिल्कुल, तो बात ये है कि आपका फिगर्स कहाँ जा रहे हैं ऑयल इम्पोर्ट्स के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑयल इम्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स का आपको फायदा ये तो है कि सोलर के ऊपर वो चार्ज हो सकती हैं अगर बिजली ना है आपके पास, और आपकी ऑयल की इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। आपको एक डायरेक्शन, एक परसेप्शन देने की जरूरत होती है। तो उन चीज़ों पे हमें काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी कहा है कि हम लग्जरी आइटम्स, जो पहले भी हुकूमत ने एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसपे मार्जिन्स लगे हुए थे 100% के या उसके अलावा भी आइटम्स थे, उसको वाकई एक दफ़ा और रेगुलेटरी ड्यूटी लेकर आएगी। ठीक है, इसके अंदर अगेन मेरी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनते हैं और एक सर्टन परसेंटेज से ज्यादा बनते हैं, अब वो हुकूमत को ज्यादा बेहतर पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, कि क्या 40% कंजम्पशन अगर लोकल है तो उस इंडस्ट्री के लिए आप इंपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेटरी सैंक्शंस लगाएं ताकि उस इंडस्ट्री को आप बेहतर से बेहतर मौके पैदा करें एक्सपैंड करने की। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो $3 अरब जो आए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्टेबिलिटी आई है, लेकिन क्योंकि आपका एनर्जी इकोनॉमिक्स से काफ़ी ताल्लुक है, ज़रा बताइए डायनामिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में एनर्जी सफिशिएंसी चाहिए या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ माइग्रेट करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? आर वी ऑन द राइट पाथ? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम जब हम इस ट्रांजिशन में जाएंगे, और अभी क्या सूरत हाल है? देखें, सबसे पहले तो अभी ये जो $3 बिलियन आए हैं सऊदीया से, मैं सबसे पहले तो अपना जो फ्रेंडली कंट्री सऊदीया है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो हमेशा से हमारे माशी मामलात में सपोर्ट करते हैं। आज से आपको याद है जब भी गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई उस वक्त भी माशी मुश्किलात थी, उस वक्त भी उन्होंने डेफर्ड पेमेंट के हवाले से ऑयल की सप्लाई उन्होंने रखी। उसके बाद कोई 2 या $2.5 अरब उस वक्त भी दिए थे। बात असल में ये है, देखें ये जो एनर्जी का जो मामला है ना, ऑयल कंजम्पशन, जैसे भी आपने जिक्र किया, मोहतरम ने भी जिक्र किया कि 25 to 30%, लास्ट ईयर तो मैं देख रहा था उसकी कोई 35% इम्पोर्ट बिल बनता था ऑयल का। इस साल शायद थोड़ा रिड्यूस हुआ है, कंजम्पशन कम हुई है कोविड की वजह से, शायद उसका रिड्यूस हुआ है। अदरवाइज वो 35 to 36% ऑयल इम्पोर्ट बिल होता है। इतना ज्यादा चंक जो है ऑयल का इंपोर्ट बिल होता है, तो डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा और उसको जो है ना कहीं हमें अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाना होगा। एक अल्टरनेट सोर्स जैसे आप दोनों भी डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स की, डेफिनेटली उस डायरेक्शन की तरफ हमें जाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊं, जिसकी तरफ हम फोकस कर ही नहीं रहे, यानी हमें जो हम एक एटॉमिक पावर है दुनिया की, न्यूक्लियर एक पावर है। अगर आप फ्रांस का देखें, फ्रांस जो है 76% जो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो आपकी एटॉमिक एनर्जी से होती है, और हमारी मोर और लेस आई थिंक मोर देन 76% ऑयल से होती है। तो जब आप ऑयल की जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए इतनी ज्यादा मैसिव उसमें होगी, तो उसकी जो ऑयल की जो यूसेज है इंडस्ट्री के लिए, कारों के लिए, दूसरे एरियाज के लिए, वो कम बचता है, तो जाहिर है आपकी प्राइसेज जो है ना बहुत हाई हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को, यानी हमारी पाकिस्तान की स्टेट को, बल्कि जो भी गवर्नमेंट आती है इस मुल्क में, उनको चाहिए कि जो एटॉमिक पे हम पावर है उस एटॉमिक एनर्जी को इंश्योर करें कि हम 76% 80% प्लस जो है ना जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो हम एटॉमिक एनर्जी की तरफ जाएं। कोई क्वेश्चन, डू वी हैव द टेक्नोलॉजी कि हम उसको एनर्जी कंजम्पशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें? देखें, बिल्कुल एग्रीड, वो टेक्नोलॉजी शायद उस लेवल पे हमारी नहीं होगी जो फ्रांस की इस वक्त। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, हम उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, देखें काम मेरे हिसाब से इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, हम जब एटॉमिक पावर थे तो एक ख्वाब ही था कि पाकिस्तान की एक एटॉमिक पावर बन सके। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी आ गई। अब हमारे पास मेन टेक्नोलॉजी है, उससे एनर्जी कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं समझता हूँ एग्रीड इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पे काम होना चाहिए और एक डायरेक्शन सेट होनी चाहिए कि हम एक विजन सेट कर दें। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी लॉजिकल आर्गुमेंट। इफ यू कैन प्रोड्यूस an atomic bomb, you can also produce energy from nuclear technology. हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, आई कम बैक टू यू, अयूब मेहर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अयूब साहब जरा बताइएगा, अब हाउ डू यू सी द इकोनॉमी राइट नाउ? एक बॉटम कहा जा रहा है कि अब एक और बॉटम लग गया है, यहाँ पे जो करंट अकाउंट का, ट्रेड डेफिसिट का और इन्फ्लेशन का पीक आउट हो गई है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन?
अच्छा देखिए, इसमें ठीक है, कुछ बिल्कुल ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आप बता रहे हैं, इसमें कुछ एडवर्स चीजें आ रही हैं, इसमें कोई मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अगर कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में प्रॉपरली बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए वो प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। बताइए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ट्रेड डेफिसिट की बात है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बाकी साहब एक चीज आप देखें गौर से कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें कोई 13 बिलियन इंपोर्ट हमारी पड़ी है, $13 बिलियन की, लेकिन जब उसको देखते हैं ना तो हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स का बिल है उसमें 75% जो है वो सिर्फ 3 आइटम्स हैं, जिसमें एनर्जी रिलेटेड है, ऑयल एंड एनर्जी की चीजें हैं, ऑयल एंड गैस वगैरह, मशीनरी है, प्लांट हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और कोई 5% के करीब इस साल अनयूजुअल क्योंकि साल रहा, 5% के करीब चीजें थी जो कोविड रिलेटेड चीजें हमने इंपोर्ट की हैं, उसमें मेडिसिन भी हैं, दूसरा इक्विपमेंट भी है। तो ये 80% तो ये इंपोर्ट्स हैं हमारी, जिसपे कोई कंप्रोमाइज यकीनन नहीं हो सकता। बाकी जो 20% है उसमें फार्मास्यूटिकल्स की चीजें भी हैं, उसमें कंज्यूमर गुड्स भी हैं और उसमें फूड्स के आइटम्स भी हैं। तो इसमें ये देखना चाहिए कि इंपोर्ट क्या हो रही है। अगर कोई ऐसी चीज इंपोर्ट हो रही है जो फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है तो मेरा ख्याल है वो इतना बैड इंडिकेटर उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो 13 बिलियन का इजाफा है, इजाफा भी इन्हीं मेनली 70% से ज्यादा इन्हीं चीजों में आ रहा है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में और मशीनरी वगैरह में। जो इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसकी जो परेशान कौन सूरत हाल है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको अगर कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी की जा रही है। मैं उसको नहीं समझ पा रहा उस मैकेनिज्म को, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब आपके लोगों की इनकम बढ़ रही हो, इनकम बढ़ने से चीजों की डिमांड बढ़ जाए अशिया की और सर्विसेज की, और डिमांड को कंट्रोल करना हो। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं हुआ करता। इस पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने हैं, आपको फिस्कल पॉलिसी, अगर टैक्स के जरिए प्राइस बढ़ रही है तो टैक्स और ड्यूटीज पर आपको फोकस करना होगा, किस तरह उससे एडजस्टमेंट की जाए। अगर आप समझ रहे हैं सप्लाई चेन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है उसको बेहतर बनाना होगा, ये सप्लाई सेट फिनोमेना है। अयूब साहब, एक जरा ये चीज हमें समझाइएगा, बिकॉज देयर आर टू स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट जो कि एक साइड पे बोलते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ है उतनी ज्यादा नहीं है, सेकंड आर्गुमेंट है कि इकोनॉमी एक्चुअली इतना ग्रो हो रही है कि बहुत जल्दी ओवर हीट हो रही है। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट कि आर वी ओवर हीटिंग राइट नाउ, या फिर हमारी जो स्ट्रक्चरल कुछ चीजें वो इम्प्रूव नहीं हुई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए ओवर हीट को, इसलिए कि जो इंडिकेशन है जो गवर्नमेंट के अपने जो ग्रोथ टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट के अपने ग्रोथ टारगेट, वो टारगेट्स भी ओवर हीटिंग को बिल्कुल शो नहीं कर रहे, वो ओवर हीटिंग की तरफ नहीं जा रहे। और इस तरह की कोई बात जो IMF ने प्रेडिक्ट किया वो तो 4% के करीब किया है, उसने 1% गवर्नमेंट की प्रोडक्शन जो प्रोजेक्शन थी उसको भी कम कर दिया है। तो इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग कहने से एक जवाब बन जाता है कि अगर ओवर हीटिंग है तो फिर इन्फ्लेशन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी को हम यूज कर रहे होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं होगा, हमें सप्लाई चेन मैकेनिज्म पे जाना होगा, हमें ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और इस कंसर्न को एड्रेस करना होगा थ्रू फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट को टैक्स और ड्यूटीज पे इतना फोकस ना करे कि टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ जाए जो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो इन्फ्लेशन जो है फिर वो मैनेजेबल ना रहे। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। मदर साहब की तरफ आना चाहूंगा। मदर साहब, आप जिस तरह आपने एनालिसिस सुना था, ही इज ऑफ दी ओपिनियन कि ओवर हीटिंग नहीं है, ऑल तो कुछ नॉमिनल इंडिकेटर्स में लग ऐसे रहा है, बट आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ओवर हीटिंग उस वक्त हो जब आपका पोटेंशियल GDP के आप बहुत करीब पहुंच जाए तो यू रियलाइज, लेकिन हमारा तो अभी पोटेंशियल GDP से सफर बहुत दूर है, अभी तो एक्चुअली वी स्टार्ट गेनिंग पेस। हाउ डू यू सी दिस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव? देखिए, मैं आपको बेसिक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से इसका जवाब देता हूँ। मुझे नहीं पता आप ओवर हीट की डेफिनेशन क्या रखते हैं, लेकिन कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री को एक बम्प आया। हुकूमत पाकिस्तान ने राइटली टाइमली एक्शन लिया, उसमें उन्होंने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, दूसरे पैकेजेस दिए, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइज बहुत बड़ा साइज नहीं है, हम जिन फिगर्स की हम बात करते हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री का तज्जिया करेंगे तो इस दौरान जब दुनिया में बहरान था और इंडस्ट्री बंद थी ज़्यादातर मुल्कों के अंदर,
तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पिछले एक साल के अंदर भी बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे गई है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हो, वो बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे ना चल रही हो। और यही वजह है कि आपके सामने $1 बिलियन से ज़्यादा की टेक्सटाइल्स के अंदर एलसीज ऑलरेडी खुल गई। आपके सामने जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की मशीनरी की इंपोर्ट की, तो वो 13% इंपोर्ट है मशीनरी की इस बिल के अंदर, जो एक बहुत खुशाइन बात है। और मेरा कहना है कि ये 13 नहीं 26 होनी चाहिए, काश के 50 हो जाए। तो बात यह है कि इंडस्ट्री ने मैक्सिमम अपनी कैपेसिटीज पर चलाया है। स्टेट बैंक ने इसमें आपका साथ दिया, स्टेट बैंक ने आपका टाइमली इंटरेस्ट रेट्स को कम किए, FATR दिया, 7% पे इंटरेस्ट लेकर आए। तो उसके साथ जो इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर आया, उसका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आपके सामने पाकिस्तान में आया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब ये हुकूमत एग्जिस्टेंस में आई थी तो उसको एक हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल पाकिस्तान मिला था, और कोविड की वजह से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, जिसमें आपको ऑयल नहीं देना पड़ रहा था, ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, आपकी पेमेंट्स के अंदर डेफर हो गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्स कम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट था। तो उस कमी की वजह से आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर होती चली गई। लेकिन जैसे ही आपका कोविड का इम्पैक्ट दुनिया भर के अंदर कम होना शुरू हो गया और दुनिया ने खुलना शुरू कर दिया, तो खुलने के साथ जो सप्लाई चेन के अंदर इम्पैक्ट आया, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया। आप ये देखिए कि जो मैं जैसे आपसे हमेशा बताता हूं कि आप स्टील की रॉ मटेरियल ले लीजिए, जो स्क्रैप पाकिस्तान में $300-350 का आता था, क्या वो $550 पे नहीं चला गया? क्या आपके सामने जो फ्रेट चाइना के कंटेनर्स आते थे जो $1000 और $1200 का था, वो 3 महीने पहले $8000 पर कंटेनर था, और कंटेनर मिल नहीं रहा था, और वो कंटेनर 30 दिन से ज्यादा 45 और 60 दिन में आ रहा था। तो वो जो शॉक्स मिले हैं कॉस्ट ड्रिवन, उसने एकदम से ये ट्रिपल इम्पैक्ट पाकिस्तान में लाया। दैट इज टू से कि ओवरऑल अगर एक्सटर्नल अकाउंट को देखा जाए, खासतौर पे ट्रेड डेफिसिट को, तो उसमें कैपिटल गुड्स एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जो आगे चल के आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और दूसरा प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इंटरनेशनली, जो कोविड के बाद इकोनॉमी खुली बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आया आपकी डेट मार्केट पे, और डॉक्टर साहब आपको मैं शामिल करना चाहूंगा, जो उसका डेट मार्केट पे जो इम्पैक्ट आया और जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं यील्ड्स के अंदर, एंड देन डिस्काउंट रेट का बढ़ा देना, उसने काफी अनसर्टेन कर दी सिचुएशन, इजंट इट? जी बिल्कुल, देखिए इसमें मैं यही अभी आपसे बात कर रहा था, वो जो डिस्काउंट रेट को बढ़ाना है, पॉलिसी रेट बढ़ाया है, वो इस चीज को जवाब बढ़ाया गया कि ओवर हीटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसको एज्यूम कर लिया गया, जो कि डिमांड पुल नहीं है। कॉस्ट बढ़ी है चीजों की, इंटरनेशनल भी कॉस्ट बढ़ी है, लोकली भी कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इस पे मॉनेटरी पॉलिसी स्केप गोट है, उसकी तरफ मत जाएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, या सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, CRR भी बढ़ाया है। बैंकों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेशो थी रिजर्व रिक्वायरमेंट की, वो भी 5% से 6% की गई है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिकेटर जो ब्रेकअप मैंने अभी बताया है कि मोर देन 75% जो है कैपिटल गुड्स की तरफ आप जा रहे हैं, अच्छा इंडिकेटर है। दूसरा खुद बैंक्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, एंड नवंबर जो है अगर आप देखें, एंड ऑफ द अक्टूबर जो देखें एक साल के बेसिस पर, तो उसमें बड़ी जो अच्छी चेंज मैं समझता हूँ जो इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, वो ये है कि उसमें एक तो जो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है, वो पिछले इसी अरसे में अगर देखा जाए तो उसमें रिडम्पशन रही है, लोगों ने क्रेडिट वापस किया था। इस साल से 400 बिलियन से ज्यादा की ग्रोथ आई है। इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर जो है, पहले उसने अगर वो वापस किए थे लोन, तो उसका मतलब था वो मायूस था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो शायद बिजनेस को शटडाउन की तरफ या टेम्परेरी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स अंडर कंट्रोल हैं। मतलब वो लोग जो कि अपना लोन वापस नहीं कर पाते थे, वो अभी भी बहुत कम है, और रेशियोज बिल भी मुस्तहकम है फाइनेंशियल सेक्टर में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि डिफॉल्ट हुए हों कोविड की वजह से, डिफॉल्ट की तरफ नहीं गए, और अभी जो लोन लिए गए हैं 400 बिलियन से ज्यादा एडिशनल लोन लिए गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा कर्जा लिया है, बैंक डिपॉजिट भी कोई मोर देन 17% आपके बढ़ गए हैं, और जो टोटल लैंडिंग है बैंक्स की, ठीक है, वो भी इसमें भी ग्रोथ 15% के करीब आई है। लेकिन उसकी 15% को मैं इसलिए ज्यादा कंसिडर नहीं करता कि उसमें से गवर्नमेंट की तरफ जो लोन लिया है या पब्लिक सेक्टर की तरफ, वो एक बहुत बड़ा फिगर है। प्राइवेट सेक्टर को है वो 400 बिलियन के करीब है, लेकिन गवर्नमेंट। डॉक्टर साथ ही रहिएगा, मैं बरकत साहब को शामिल करना चाहूंगा। सर नाउ
अगर पूरे आप अपने एक्सटर्नल अकाउंट को देखें तो एक कंपोनेंट पिछले 30 सालों में जो आपको कंटिन्यूसली हर्ट किया है वो है ऑयल इंपोर्ट्स. एवरीबडी नोज दैट. पिछले 30 सालों में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो कौन सी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई जिसने आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि आप ऑयल पे रिलायंस कम कर दें? Why have we not been able to do so? Now, what is the thing that you would like to implement right now, being a finance minister, कि जहां से आपकी जो एनर्जी रिलायंस से शिफ्ट है वो बहुत तेजी से आपकी डिपेंडेंसी खत्म करे अपने ऑयल इंपोर्ट बिल पे? What's your take on that? देखिए, यही हकीकत में जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर, आइंदा जो है वो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की जो है वो जमानत है. और बड़ा अहम है कि हम ये जो हमारा यूथ ह्यूमन कैपिटल है, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, हम इनके लिए प्रोग्राम्स तैयार करें, इनके ऊपर हम फोकस करें और हम अपने मुल्क के अंदर जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसी तरह साइमल्टेनियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस है कि हम अपने मुल्क की जो नौजवान आबादी है, हम उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करें, इस ह्यूमन कैपिटल को हम ट्रेंड करें, नरिश करें, ताकि ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें और ये अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकें. इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने आप नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया. कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर 100 अरब रुपए के जो है वो फंड्स मुख्तस किए गए हैं और उसी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 25,000 एंटरप्रेन्योर्स को 30 अरब रुपए के सॉफ्ट लोन्स जो हैं, यानी कि उनको आसान शराइत के ऊपर जो सब्सिडाइज जिसका इंटरेस्ट बहुत बड़ा हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, वो हमने अभी तक जो है वो 30 अरब रुपए के लोन्स उन नौजवानों को फराहम किए हैं जिनके पास आइडियाज मौजूद थे, जिनके पास कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद था, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं था. आज मैं समझता हूं कि वो 25,000 बेनिफिशरीज जो इंशाल्लाह जिसके नंबर्स में बड़ी तेजी से इजाफा होता जा रहा है, वो नौजवान आज जॉब सीकर्स नहीं है, वो नौकरियां ढूंढने वालों में उनका शुमार नहीं हो रहा, बल्कि उनका शुमार जो है वो नौकरियां देने वालों के अंदर हो रहा है. मैं समझता हूं कि इस तरफ जो है वो हमने आगे जाना है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पर कासिम शाह भी बैठे हैं, ये इनका इदारा टेक्नोलॉग के नाम से है, ये यहाँ पर अपने तौर के ऊपर जो है वो शॉर्ट ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं. हुकूमत फिर अगेन इसी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हमने 10 अरब रुपया मुख्तस किया हुआ है और अभी तक 1 लाख नौजवान जो हैं वो इनरोल्ड हो चुके हैं, जो कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं. हाईटेक सर्टिफिकेशंस हम उनको फराहम कर रहे हैं. उन हाईटेक सर्टिफिकेशंस के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शामिल है, उसके अंदर जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग शामिल है, वेब डिजाइनिंग उसके अंदर शामिल है, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसके अंदर शामिल है. इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो 100 के करीब ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको चंद माह के अंदर इस काबिल बना देती हैं कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान, आप अपनी कन्वेंशनल जनरल स्टडीज के दौरान भी इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी तालीम का खर्चा भी खुद उठा सकते हैं और उसके अलावा आप माशी तौर के ऊपर अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे. 1 लाख लोगों को हमने अभी तक उसमें इनरोल किया है. 25,000 सर्टिफाइड होकर आज जो है वो अपना पैसा कमा रहे हैं. और आपको ये भी मैं खुशखबरी बताता चलूं कि मौजूदा हुकूमत ने IT के ऊपर खास तवज्जो दी है. यही वजह है कि कहाँ PMLN के टाइम के अंदर 2018 में जब हमें हुकूमत मिली तो ये 800 मिलियन यानी 80 करोड़ डॉलर के ऊपर हमारी जो है वो एक्सपोर्ट IT की खड़ी थी. पिछले साल वो $2 अरब को क्रॉस किया.
इस साल पहले 5 माह के अंदर जो है वो बड़ी आईटी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है और इंशाल्लाह हम $3 अरब को क्रॉस करेंगे और इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफाई करेंगे और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को इंशाल्लाह हम बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ग्रोथ के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के तहत हर साल जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, यानी वो लोग जिनकी पेरेंट्स की आमदन जो है वो 45,000 या 45,000 रुपए से कम है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उनको बहुत सारे लोग वसाइल ना होने की वजह से, कभी सोचें, बहुत सारे लोग वसाइल ना होने की वजह से अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके ऊपर भी फोकस किया और हर साल 50,000 स्कॉलरशिप एहसास प्रोग्राम के तहत, जिनकी 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री है, पूरी तालीम तक उनकी तमाम तालीम का जो खर्चा है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर रही है। और अभी तक तकरीबन हम टोटल जितनी भी स्कॉलरशिप दी हैं सूबों में, KPK में, वफाक ने, हम 50 अरब रुपए की स्कॉलरशिप अभी तक जो है वो तकसीम कर चुके हैं, जो कि डिफरेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से है। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जो हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, वो भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से जो है वो अदा करे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा हमारे पास मौका है कि हम आज नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है, हम जो कन्वेंशनल, जो रवायती सिस्टम्स, जो सेटअप चल रहे हैं, हम इनसे बाहर निकलें और हम बड़े बड़े ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको खौफ से के बुत से को तोड़ना होगा। खौफ के बुत की जब मैं बात करता हूं तो खौफ का मतलब है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर आपको नाकामी का खौफ रहेगा, हर वक्त आपके सर पे तारी रहेगा, तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आप कामयाबी के स्टेप्स जो है वो नहीं चढ़ सकते। तो लिहाजा आपने कभी खौफ से जो है वो किसी सूरत भी आपने नहीं घबराना, क्योंकि जो आपको कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको डिस्करेज करता है, क्योंकि आपको इनकरेज करने वाले लोग बहुत कम होंगे। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुझे तो आप पे यहाँ जितने बैठे हैं सब पे फख्र है, सब मुझे जो है वो फ्यूचर लीडर्स नजर आ रहे हैं। आपने अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। उसी पोटेंशियल के तहत मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा जबरदस्त लोग बैठे हैं, ऐसे जबरदस्त HR बैठा है जो दुनिया के अंदर जाकर परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर किरदार अदा कर रहा है। नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान काम है, नेगेटिविटी आपको हर जगह के ऊपर नजर आएगी, लेकिन यहां पर बैठे जितने लोग हैं आज ये पैगाम लेकर जाएं, ये मैसेज लेकर जाएं कि आपने जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, आपने पॉजिटिव पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाना है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है वो कम्पीट कर सकेगा। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा बेशुमार जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए के फंड से कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। 30 अरब रुपए के कर्ज आसान शराइत पर नौजवानों को दिए जा चुके हैं। अभी तक 1 लाख नौजवान एनरोल हो चुके हैं। हाईटेक सर्टिफिकेशन के लिए मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट को हम बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिल वक्त इतना ही। से चीजों को आगे लेके चलना होगा। देखिए जो प्रॉब्लम है ना जो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी, मैं सारी प्रॉब्लम जो है वो आप एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो क्राइसिस होगा जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है
वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बिजनेस की कम्पिटेटिवनेस को भी इफेक्ट करेगा, कॉस्ट को भी इफेक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वो फर्दर एक्सेलरेट कर सकता है इन्फ्लेशन। और जो मिनी बजट आ रहा है उसमें जो प्रॉब्लम है मिनी बजट में कि मिनी बजट में जब आप 350 बिलियन की सब्सिडीज को या टैक्स एग्जम्पशन को विड्रॉ करेंगे, जब विड्रॉ करेंगे वो एग्जम्पशन है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में थी। तो बहुत इसका बड़ा क्लियर इसका एक रिफ्लेक्शन आएगा कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर एग्जम्पशन को विड्रॉ करते हैं तो इमीडिएटली रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसका फर्स्ट राउंड इफेक्ट ये आएगा, इन्फ्लेशन फर्दर एक्सेलरेट कर जाएगा। और ये 350 बिलियन रुपीज जो हैं जो आपको IMF से 2 ट्रांच में मिलेंगे, यानी एक साल में 2 जो ट्रांच बनती हैं वो $1 बिलियन बनती है, जो कोई 175 बिलियन रुपीज हैं। वो 175 बिलियन रुपीज के इक्वल पैसे हम लेंगे और उससे डबल हो जाता है 350 बिलियन रुपीज जिसकी सब्सिडीज विड्रॉ कर लेंगे और वो इमीडिएटली फिर इन्फ्लेशन पे चली जाएगी। गवर्नमेंट को कुछ भी हो जिस पर फोकस करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी खास तौर पर जो फोकस करना है वो हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, इस पे हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बरगद साहब, अगेन इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। अब लेकिन अगर हम SPI की प्राइसेस देखें तो अब थोड़ा सा इस्तेहकाम आया पिछले 2 वीक्स में। अगर आप डेटा उठा के देखें तो प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। द क्वेश्चन इज कि ये एडजस्टमेंट के बगैर अब आप रह नहीं सकते। इधर यू साइन IMF एंड इफ यू साइन IMF यू नीड टू टेल देम कि भाई ये पैसा हम किस तरह से वापस करेंगे। अगर आपकी फिस्कल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप वापस कर सकते हैं तो मैथमेटिकली यू हैव टू टेल देम कि किस तरीके से वापस होगा। सो देखें, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त। एक तरफ आप जैसे उनकी जो IMF की शराइत है जिसमें उन्होंने कोई 300 अरब रुपीस का जो है ना टैक्स विड्रॉवल एग्जम्पशंस को विड्रॉ कर रहे हैं, जाहिर है उससे भी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा जो है कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे जो कट मार रहे हैं कोई 200 अरब रुपीस का, जाहिर है IMF की शराइत है उसको पूरा करना है, पूरा नहीं करेंगे तो वो जो ट्रेंची मिलनी है वो नहीं मिलेगी। पूरा करते हैं तो उसका क्या होता है, इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आ जाता है। और अगर पूरा नहीं करते हैं तो वो जो ट्रेंची मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त, सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। क्योंकि ये करें तो मतलब देखिए साइड इफेक्ट है ना, एक काम करें तो दूसरे का साइड इफेक्ट है, दूसरा करें उसका साइड इफेक्ट है। तो मैं समझता ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन इज द रियली द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम है इस वक्त, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, इकोनॉमिक इशू है। इन्फ्लेशन को वैसे ही ऑलरेडी हाई उस पे है रेशो पे है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ब्रॉड बेस्ड कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो IMF की शराइत हैं वो भी पूरी हो जाए, उसके साथ साथ उसका जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आना है वो भी ना आए, या इतना आए कि वो देखिए उसमें एक चीज और है, यानी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर जो जैसे टैक्स का एग्जम्पशन का विड्रॉवल का मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो है ना कट करने का बताया, और तीसरा जो है ना हर महीने पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज का भी उसमें शामिल है। तो पेट्रोलियम प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 146 रुपीज पे जा चुकी है। इससे अगर मजीद पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है तो यकीनन जो है ना ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बरगद साहब, प्रॉब्लम तो ये है कि चले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स भी लेकर आई हैं। अभी गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं उसके अंदर जो बुनियादी अजनास हैं उसकी कीमतों में भी कमी करके जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी प्रोग्राम लेकर आए हैं। पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है तो आप सस्ता कैसे बेच सकते हैं? मतलब यू बीइंग, अब अगर आप एक कंपनी है और आपके लोग एम्प्लॉइज बोल रहे हैं हमें सस्ता पेट्रोल दो और आप महंगा ले रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे? मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग तो वेरी टफ, अगर आप आगे की जनरेशन को पे करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए जब उन्होंने पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाई तो 88-87 पे चला गया था, डॉलर पर बैरल पे चला गया था, और अब जब थोड़ा नीचे आया है तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरनेशनल उस डायरेक्शन के साथ साथ चलना चाहिए। एग्रीड, प्राइस बढ़ती हैं तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जब गिर रही हैं प्राइसेस, इवन $5 $2 पर बैरल भी गिरती हैं तो फौरन मैं समझता हूं आवाम को इम्पैक्ट देना चाहिए, क्योंकि आवाम ऑलरेडी इन्फ्लेशन में पिसी हुई है। अच्छा, फौरन इम्पैक्ट नहीं आ सकता, कोई टाइम लैग, अभी आई थिंक 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं, ये भी बड़ा एक मुश्किल होता है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा गिव एंड टेक करेगी। जी गिव एंड टेक इस तरह करेगी कि जो आपकी ऑयल प्राइसेस अभी गिरी हैं, तो हमने देखा 8% फिर 11%, तो
इवन दो कि हम डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरह पेट्रोल के थ्रू वसूल करते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन हो सकता है, ये मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। लेकिन जब इस तरफ रिलैक्स करेगी आवाम के लिए, जिससे आपकी कॉस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑयल्स का, तो और वो मैसेज पे पड़ता है, तो दूसरी तरफ जो है आपका जो अब मॉनेटरी पॉलिसी की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपका इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपका मजीद बढ़ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप इनकलकेट करना चाहते हैं सेविंग्स की तरफ, जी जी, ठीक है ना, तो ठीक है, गवर्नमेंट बोरिंग तो महंगी हो जाएगी, लेकिन लोगों की सेविंग्स जो है वो अंदर चली जाएंगी और जाना ज्यादा शुरू होंगी। डायरेक्शन ये होगी कि इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग। यही सेंट्रल बैंक का काम होता है कि इकोनॉमी को देखते हुए, तो एक तरफ आप ऑयल को रिड्यूस करेंगे, दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, और तीसरी तरफ मैं नहीं समझता कि इस मिनी बजट में किसी भी रॉ मटेरियल को हाथ लगाया जाएगा। उस किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वैसे ही डॉलर का इम्पैक्ट उसको महंगा कर रहा है। तो ये तीन चीजें अगर हैंड इन हैंड चले और हुकूमत कुछ दे और कुछ ले, जिसके अंदर उसने अपने आवाम की फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, उसके साथ साथ IMF अपनी जगह जरूर है, लेकिन ये काम करने से कुछ एक जगह रिलीफ मिलेगा, दूसरी तरफ आवाम को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। तो अगर ये चीजें हैं, रॉ मटेरियल की प्राइस जो है अगर वो स्टेबल रहती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू एंड रुपी वैल्यू, क्योंकि मैं समझता हूँ डॉलर में शायद कुछ और बुलिश मुझे फील होता है आगे जाकर होगा, लेकिन अगर उसकी ड्यूटी को ना बढ़ाया जाए तो वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना हम उसको तसव्वुर कर रहे हैं। ये मेरा अपना फील। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन वो इकदाम पे फोकस करते हैं जो कि गवर्नमेंट आज की तारीख में ले सकती है। ऑलरेडी कुछ इकदाम गवर्नमेंट लेना शुरू हो गई है, उस पर अगर आप फोकस करें तो क्या हम पाकिस्तान में लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले उसमें जो एक कोर एस्पेक्ट है वो है हेल्थ का, सेहत का। सेहत के ऊपर गवर्नमेंट क्या ऐसे एक दो इकदाम ले सकती है या ऑलरेडी ले रही है जिसने जो टर्न अराउंड इनिशिएटिव हो सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल KPK के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए। इट्स अमेजिंग इनिशिएटिव, माजी में किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, पाकिस्तान में पहली बार PTI की गवर्नमेंट ने इसको लिया। एक सूबे में सबके लिए हेल्थ को अफोर्डेबल बना दिया और इंश्योर कर दिया उनको अगेंस्ट एनी इंडेमनिफाइड रिस्क ऑफ लॉस ऑफ रिस्क ऑफ हेल्थ। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इसको हर सूबे में लेके चले जाएं जहां जहां कंट्रोल है और उसकी डेडलाइन बना दें, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं हो सकता जिसका हर पाकिस्तानी पे इम्पैक्ट पड़े पॉजिटिवली। व्हाट इट इज? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत कोई भी हो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या है? यही कि आप अपने आवाम को पानी देंगे, बिजली देंगे, हेल्थ देंगे, यही आपको चीजें चाहिए ना। और यही खान साहब हमेशा से कहते थे कि मैं करना चाहता हूं इस मुल्क के अंदर। तो KPK के अंदर उन्होंने जरूर किया है, उसको आप थोड़ा सा वक्त दीजिए कि थोड़ा सा स्टेबल हो। और उसके साथ साथ इस पोजीशन के अंदर जिसमें हम इस वक्त करंट क्राइसिस में आए हुए हैं, मैं समझता हूं कि और सूबों को भी उससे को देखते हुए उसको अपनाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि न सिर्फ उन्होंने हेल्थ में ये काम किया, लेकिन आपको भी मालूम है कि वो लोन्स भी दिए हैं, यंगस्टर्स को भी लोन्स दिए हैं, बिजनेस इनिशिएटिव्स के लिए भी लोन्स दिए हैं सस्ती कॉस्ट के ऊपर। तो वो डायरेक्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है और होनी चाहिए, प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी जेब को भी देखना है, जो इस वक्त एक ऐसे इम्पैक्ट में आ रही है कि आप कब वो काम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अच्छा, बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि माजी में नहीं ली गई, अभी ली जा रही हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया भर में सारे डेवलप्ड ममालिक में ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में अब आई है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, इस गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, नो डाउट, जिसमें हेल्थ के हवाले से आपने KPK की बात की, और मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी लेकर आए सेम टू सेम चीज जो है ना सिंध के अंदर भी डुप्लीकेट होना चाहिए था। लेकिन मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पॉलिटिक्स में। यही चीज अगर सिंध में भी होती तो सिंध भी एक सेहतमंद सूबा बन चुका होता KPK की तरह। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, देखें, बेशक इस वक्त अवाम महंगाई में पिस रही है, नो डाउट, लेकिन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं, हमारे मोहतरम भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो इनके चैम्बर के जो मेंबरान हैं वो भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बिजनेस के हवाले से भी ऐसे स्टेप्स लिए हैं डिफरेंट पैराए पे, और सब बिजनेस जो आपके चैम्बर्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखकर जिसके जो है ना नताइज अगले सालों में आना शुरू होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
एक्सपोर्ट साइड पे गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिए हैं, इस वक्त एक्सपोर्ट जो है यानी $20 बिलियन क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। 20 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कि 12-13 बिलियन डॉलर पे स्टैंड करती थी, तो अब ये जाके $20 बिलियन अगर क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स में, और मैं ये समझता हूं, जैसे एक और चीज खुशाइन बात है, इंपोर्ट बेशक नो डाउट आपका ट्रेड बैलेंस इस वक्त बिल्कुल शुरू से ही हटा हुआ है, यानी आपका क्या है, इंपोर्ट डबल है और आपका एक्सपोर्ट आधा है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट को एनालाइज करें तो इंपोर्ट के अंदर इस वक्त जो ज्यादा चंक जो है, ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की, जैसे हमारे मोहतरम ने भी जिक्र किया, तो ये ऐसी चीजें हैं जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, बेशक बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसके असरात इकोनॉमी पे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद आना शुरू होंगे। तो मैं समझता हूं इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की, और जो एरियाज यानी इन्फ्लेशन का जो मसला है इस वक्त, जो करंट मसला है, उसको मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने इसमें भी स्टेप्स लिए हैं। एहसास प्रोग्राम है, उसके अलावा जैसे डिफरेंट जो आपकी फूड आइटम्स है, नेसेसरी आइटम्स उन्होंने जो है छूट भी दी हुई है, बेशक दी हुई है, लेकिन ये देखें ये सस्टेनेबल नहीं होता है। ये अच्छी बात है, गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा, या एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, आपकी इकोनॉमी में एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इस वक्त जो 3-3.5% है, मैं समझता हूं इसको ड्रास्टिकली इंक्रीज करके 8 से 8.5% पर ले जाना पड़ेगा। तब 8% पे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। लेकिन पहले कैपेसिटी बिल्ड कर लें तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रफ कैलकुलेशन मैंने की थी, यानी इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन को विजाविज आप इकोनॉमिक ग्रोथ से देखें तो 2-2.5% जो भी पॉपुलेशन है, देखें एक इकोनॉमी क्या करती है, जो नई जनरेशन आती है उसको कैटर करना है, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो अगर उसको आप विजाविज देखें तो 8 से 8.5% इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान को चाहिए, कहीं जाके जो है ना पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से, मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, और ग्रोथ से पहले कुछ सस्टेनेबिलिटी और जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ हो गई है उसके फुटिंग्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज जो कि सेकंड रिफॉर्म ला सकते हैं वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है। दुनिया भर में बहुत ही आला एजुकेशन, अच्छी हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन। पाकिस्तान में अगर ये ट्रांजिशन तेज हो जाए और हर कोई अफोर्ड कर सके एक अच्छी डिग्री 1 लाख रुपए से कम में, अगर 4 साल की डिग्री है तो उसे 25,000 फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पर ईयर मिले, और वो भी स्टूडेंट लोन के थ्रू फाइनेंस हो जाए, तो कम से कम आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू अफोर्डेबल बना दें आम आदमी तक। ये भी करंट सर्कमस्टांसेस हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इससे एक स्टेप पीछे जाऊंगा। एजुकेशन तो एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की मशीनरी को एफिशिएंट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप गवर्नमेंट की अभी बात हम कर रहे थे कि पीएसडीपी बिल को कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में 50 बिलियन कम करेगी, लेकिन क्या किसी ने तज्जिया किया कि इस हुकूमत के पहिए को चलाने के लिए क्या कॉस्ट आती है? क्या कभी किसी ने ये देखा कि जिस सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे हम चल रहे हैं उसको क्या किस तरह एफिशिएंट हम बना सकते हैं? क्या डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन से हम उन जॉब्स को रिड्यूस कर सकते हैं? उस पॉइंट पे क्या आप उसको एफिशिएंट बना दें और उन लोगों को कहीं और इस्तेमाल करें? हमारे पास ऐसे बहुत मौके मौजूद हैं जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी क्या कहते हैं एफिशिएंसीज, आपके नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया ऑन दैट। मुझे साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बरकतुल्लाह साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, आपने बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन सुनी। इन हालात में रहते हुए अगर आप बुनियादी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए जिसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी काम करना शुरू हुई, फॉर एग्जांपल हेल्थ के अंदर, अगर हेल्थ अफोर्डेबल बना दें आप सबके लिए, जो कि केपीके में अब लेकर आ गए हैं पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर इसको रेप्लिकेट किया जाए, तो हर आदमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। दूसरा एजुकेशन, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप एजुकेशन को अफोर्डेबल बना दें और फाइनेंशियल सिस्टम को उसके साथ इंटीग्रेट कर दें, मिसाल के तौर पे क्रेडिट स्कोरिंग अगर आ जाए तो हर कोई नौजवान है वो लोन ले सकता है और उसको क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा होगा, नहीं पे बैक करेगा तो उसकी स्कोरिंग खराब हो जाएगी। तो दुनिया भर में इसी तरीके से क्रेडिट लोन्स और स्ट्रक्चर और एजुकेशन लोन्स चलते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन भी आप मुमकिन बना सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, जिसमें बैंक्स के अंदर
फाइनेंशियल इदारों के अंदर आप आसानी से अपना अकाउंट खुलवा के फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी राफ्ट का एक पूरा मैकेनिज्म लेकर आ रही है, इसको मजीद फाल बनाने की जरूरत है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो कि आप करंट सर्कमस्टांसेस में रहकर, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिचुएशन में रहकर अचीव कर सकते हैं, जो कि टर्न अराउंड कर देगी पाकिस्तान में लोगों का माशी मुस्तकबिल डिस्पाइट ऑफ दीज टफ सर्कमस्टांसेस, IMF लोन्स, ग्रोथ इन लोन्स, लो टैक्स टू GDP रेशो, इन सब के बावजूद आपकी जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। आप अपनी आरा से मुझे आगाह कर सकते हैं ट्विटर पे, द बाकर जाफी मेरा ट्विटर हैंडल है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा उसने इस चीज को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक़्तिदार की, पार्लियामान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवाल, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए रसूल। क्या इसमें बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की जरूरत है? शायद बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दक़ा इत्तला की जुस्तजू और वसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर पस मंजर के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच
मुटके पुरचीज का सामान सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें।